आज नादाब आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। हैदराबाद के किशन बाग में दो फर्कों के दरमियान तसादुम, तशद्दुद और पुलिस फायरिंग में 4 अफराद हलाक, कर्फ्यू नाफिज। मेरठ में हालात लौट रहे हैं मामूल पर। कई दिनों के बंद के बाद आज बाजारों में दिखी रौनक। और बिहार हुकूमत अक़लियतों के लिए चलाई जा रही स्कीम नजदीकी को नाफिज करने में संजीदा। स्कूलों के साथ साथ IIT कायम करने का भी मंसूबा। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। हैदराबाद के किशनबाग के 9 नंबर इलाके में आज अचानक फिरकावाना फसाद भड़क उठा। तशद्दुद और पुलिस फायरिंग में 4 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। जख्मियों में चंद की हालत नाजुक बताई जा रही है। हालात पर काबू पाने के लिए राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। साबराबाद पुलिस के राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में वाक़ किशनबाग के 9 नंबर इलाके में बुध की सुबह अचानक फिरकावाराना कशीदगी फैल गई। पुलिस के मुताबिक रात में नामालूम अफराद ने एक तबके के मजहबी झंडे को जला दिया था। बुध की सुबह इस तबके के लोगों ने शक की बुनियाद पर एक मखसूस तबके के इमलाक को निशाना बनाते हुए तशद्दुद पर उतर आए। दोनों तबकों में झड़प और पथराव हुआ, जिसमें एक शख्स की मौत हुई, जबकि पुलिस ने तशद्दुद को कंट्रोल करने के लिए फायरिंग की। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद और हैदराबाद के सिटी पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा ने आला ओहदेदारों के हमरा मुतासरा इलाकों का दौरा किया। हैदराबाद पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर शिवा प्रसाद ने कहा कि हालात काबू में हैं। उन्होंने आवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। अपने एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पब्लिक सावधानी से नहीं रहना और पूरा बाहर की बातें नहीं सुनने का है। अपना सिचुएशन में पुलिस फोर्सेस भी अपने हैं, इंस्पेक्टर्स पूरे लोग पुलिस स्टेशन में हैं, ऑफिसर्स हैं, ज्यादा गैस पावर वगैरह फोर्सेस भी आ चुके हैं। सो आई वी रिक्वेस्ट पब्लिक टू बी टू मेंटेन रिस्ट्रेन एंड पीस। ओके, No, we give, the people have taken taking the view on that, and as of now, the entire situation is under control, and we request people to maintain peace and calm, and we are there to protect. हालात कशीदा होने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस हुदूद में कर्फ्यू नाफिज किया गया है। तमाम इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के हसास इलाकों में भी पुलिस की जानिब से कड़ी नजर रखी जा रही है। किशनबाग इलाके में अचानक फसाद बर्पा होने से आसपास के इलाकों में खौफारास का माहौल है। महलूकीन के रिश्तेदार कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने की अपील कर रहे हैं और पूरे मामले की गैर जानिबदाराना जांच कराने का मुतालबा किया जा रहा है। ETV न्यूज हैदराबाद। रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने किशनबाग की सूरत हाल के ताल्लुक से पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में लॉ एंड ऑर्डर के DG कमोदी, हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर अनुराग शर्मा, साइबराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। गवर्नर ने अमन अमान को बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दाम करने की हिदायत दी है। गवर्नर गारू కూడా ఒక రివ్యూ మీటింగ్ తీసుకొని అడిషనల్ DG లా అండ్ ఆర్డర్ తోని మాతోని అందరితోని మాట్లాడినారు. సిచ్యువేషన్ ని పీస్ఫుల్ గా మెయింటైన్ చేయడానికి ప్రత్యేక చర్యలు మేము తీసుకుంటున్నాము. పబ్లిక్ ని కూడా మేము అదే అపీల్ చేస్తున్నాము. కామ్ గా ఉండాలి, పీస్ మెయింటెనెన్స్ లో మా అందరితోని సహకరించాలి. ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కడ లేదు. ఆ పొద్దున్న ఏదో ఘటన జరిగింది, అది మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేవు. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే పోలీస్ కి మీరు చెప్పండి, మేము తప్పకుండా దీని మీద చర్య తీసుకుంటాము. ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం ఉంటే వీఆర్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ థింగ్స్. हैदराबाद के मुस्लिम और सिख दानिशवरों ने अमन बरकरार रखने की अपील की। दो फिरकों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प और पुलिस फायरिंग की सख्त मजम्मत की गई। दोनों तबकात के दानिशवरान का मानना है कि पुलिस ने जल्दबाजी का मुजाहरा करते हुए फायरिंग की। उनका मानना है कि वहां वार्निंग के तौर पर रबर की गोलियां भी चलाई जा सकती थी। दोनों तबकात से सब्र और अमन कायम करने की अपील की गई। और आम सिखों से
हमारी सबकी जो यहाँ मौजूद है ये अपील है कि आप लोग दोबारा भाईचारा को कायम करें और वो ताल्लुकात जो सदियों से हमारे बीच रहते रहे हैं उसका दोबारा अहिया होना चाहिए। और इसके लिए हम लोग वह एरिया में भी हम जाएंगे, जाके वहाँ लोगों से बात करेंगे कि नफ्से मसला क्या है, उसको हम जो है देखेंगे। अपने तौर पे हम कोशिश करेंगे कि ये मसला हम हो और आइंदा कभी इस तरह की कोई जो है कोई गड़बड़, कोई जो है दुर्घटना न होने पाए। गुजारिश है दोस्तों मेरी को कि हम जैसे 200 साल से शीर और शकर के तौर पर मिल के रहे हैं सिख और मुसलमान इस जगह पर, ये एक तारीखी वाक़या है। मैं अपने मनगढ़ंत बात नहीं बोल रहा हूँ आपसे। एक सिख राजा ने पंजाब से हजारों मील दूर हैदराबाद को सिख फौज को भेजा था जो 4 महीने का सफर करके यहाँ पहुंची थी। महज कटने के लिए, शेर खुराक देने के लिए नहीं आए थे हम यहाँ पर, एक मुसलमान राजा की मदद करने के लिए आए थे। तो वो हमारा जो तरीका है सिख मुसलमान दोस्ती का, वो हम पहले भी रखे थे, अब भी रखे और आइंदा भी रखेंगे। अपील है हैदराबादी मुस्लिम और सिख के साथ कि आप बिल्कुल पीस मेंटेन करिए। ये कोई मसला नहीं है, हम दोनों माइनॉरिटीज हैं, हम दोनों इस स्टेट में, इस कंट्री में माइनॉरिटीज हैं। अगर माइनॉरिटी भी एक दूसरे से इस तरह की बातों पर लड़ लेंगे तो फिर हम दूसरों को क्या बोल सकते हैं, कम्युनल फोर्सेस को क्या बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए और इमीडिएटली वी पुट एन एंड टू दिस। जो भी गलतियां हुई हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि वो गलतियों को सुधारा जाए। उसके मन में ये भावना थी कि दो कम्युनिटीज को, पीस लविंग कम्युनिटीज को आपस में लड़ाया जाए, ये उसकी कोशिश को हमने कामयाब नहीं करना है। नो डाउट हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट को काफी हर्ट हुआ है, निशान साहब को जलाया गया है, हमने रिप्लेस भी कर दिया है, हम उसको कोई प्रेस्टीज इशू नहीं बना रहे। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है जिसने भी ये वहशियाना हरकत की है उसको जरूर ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। 10 मई को मेरठ में हुए फिरकावाना फसाद के बाद अब शहर के हालात धीरे धीरे मामूल पर आ रहे हैं। 3 दिनों से ज्यादातर बाजार बंद थे, आज बाजारों में रौनक देखी जा रही है। तहम फसाद ज़दा इलाकों में सराफा बाजार में मिला जुला असर नजर आया। वहीं मेरठ के अबू बाजार, बेगमपुल, लाल कीर्ति, सुभाष मार्केट, शास्त्री नगर और हापुड़ रोड में बाजार खुलने से शहर का माहौल आम दिनों की तरह ही नजर आया। काफी बेहतर है। अगर अब देखा जाए तो शनिवार के मुकाबले और आज के मुकाबले में देखा गया पहले से 80% माहौल सही। जी उम्मीद यही है कि पब्लिक सही चलती रहे और कारोबार पे भी काफी फर्क पड़ चुका है इस चीज से। टेंशन पहले बहुत ज्यादा थी, अब कोई टेंशन नहीं है। व्यापार तंग भी बहुत साथ दे रहा है, कारोबार में बहुत फर्क पड़ गया था। अब ऐसी बात नहीं है जो पहले बात थी, अब ठीक है। और पिछले दिनों जो है जो कुछ भी हो वो बहुत सही नहीं था और अब बहुत अच्छा है सब कुछ। बाजार में अच्छी रौनक है और धीरे धीरे रौनक बढ़ रही है। 10 मई को मेरठ में हुए फिरकावाना फसाद का असर यहां के कदीम नौचंदी मेले पर भी पड़ा है। शहर इंतजामिया ने हिफाजती इंतजामात का हवाला देते हुए नौचंदी मेले को वक्त से पहले खत्म करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। वक्त से पहले मेले को खत्म करने के हुक्म से दुकानदार परेशान हैं। साल में एक बार लगने वाले इस मेले के लिए दुकानदार महीनों पहले तैयारी करते हैं। मेले के उरूज पर पहुंचने पर दुकानदार ज्यादा मुनाफे की उम्मीद करते हैं, लेकिन दुकानें समेट कर जाने पर मजबूर इन दुकानदारों के साथ ही मेला देखने आने वालों में भी मायूसी नजर आ रही है। इस साल बिहार हुकूमत अक़लियतों के लिए चलाई जा रही एमएसडीपी स्कीम को मुस्तैदी के साथ नाफिज करेगी। महकमे अक़लियती फलाह ने इस बात की जानकारी देते हुए एमएसडीपी के सिलसिले में ठोस कदम उठाने का भरोसा दिलाया है। बिहार के 7 जिले और 75 ब्लॉक में एमएसडीपी स्कीम चलाई जा रही है। मकसद अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करना है, लेकिन आज तक ये स्कीम पूरी तरह से नाफिज नहीं हो सकी है। सूबाई हुकूमत ने फैसला किया है कि 75 ब्लॉक में अक़लियतों की तालीम के सिलसिले में जहां वो हाई स्कूलों की तामीर कराएगी, वहीं उनके बुनियादी मसलों को हल करने पर खास तवज्जो दी जाएगी। इस बीच में जो आचार संहिता लगा था और हम चुनाव लड़ने चले गए, तो हमने अपने डिपार्टमेंट के सभी लोगों को हमने हिदायत दी थी, हमने बताया था, हम सबको बैठा कर बात किया था कि ये जो आचार संहिता का जो वक्त है बीच में
जो 1.5 महीना 2 महीना है, इसमें हम सब कागजी काम जितना है वो हम सब पूरा करके रखें। जिस दिन आचार संहिता खत्म हो जाएगा उसके कल होकर हमारे काम की शुरुआत तेजी से होगी और इंशाल्लाह हम इस साल बेहतर काम करेंगे। इंतखाबात के समय जो काम रुका हुआ था, महकमा अब उन कामों को तेजी से जमीन पर लागू करने की कोशिश कर रहा है। 75 ब्लॉक्स में जो MSDP योजना चल रहा है पूरे बिहार में, उसमें हमने सभी पंचायतों में जहां जहां मुसलमानों की आबादी है और जमीन उपलब्ध है, वहां सभी जगहों में हाई स्कूल के निर्माण के लिए हमने 90 जगह सिलेक्ट किया है, जिसका पैसा हम 2 दिनों के अंदर 2-4 दिनों में आचार संहिता खत्म हो जाए और हम सब कुछ रेडी करके रखे हुए हैं। उन 90 स्कूल्स का पैसा हम एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो निगम है उसको हम पैसा दे रहे हैं। महकमा अक़लियती इत्तलाआत के वजीर की माने तो MSDP के तहत वो तमाम ब्लॉक में स्कूलों की तामीर के साथ ही ITI की तामीर कराने का मंसूबा रखते हैं। वजीर के मुताबिक मुकामी लोगों की तरफ से इस सिलसिले में जमीन दस्तयाब कराई गई तो हुकूमत ITI की तामीर के मुताबिक संजीदा पहल करेगी। ETV न्यूज पटना। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मरकज में अगली हुकूमत किसकी क़यादत में बनेगी, इसका फैसला 16 मई को हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के कई लीडरान ने अभी से अक़लियतों को डराने का काम शुरू कर दिया है। बीजेपी लीडर गिरिराज सिंह ने एक बार फिर अक़लियती तबके पर ज़बानी हमला बोलते हुए उन्हें खौफजदा करने की कोशिश की है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन कमाल फारूकी ने गिरिराज सिंह के बयान पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया है और पार्टी से उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। उधर सियासी तज्ज़िया निगार डॉक्टर जावेद जमील ने कहा कि मुसलमानों को दहशतगर्दी के नाम पर बदनाम करने की सियासत अब पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। बेसिकली ये मोदी जी को ही सोचना होगा, बीजेपी को सोचना होगा, RSS को सोचना होगा कि क्या वो अपनी जो पुरानी छवि है जिसका लोगों को खतरा है, जो बार बार जो मोदी जी के ऊपर जो लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, तो उसको इलेक्शन जीतना एक दूसरी बात है, लेकिन अपनी छवि को बदलना वो एक दूसरी बात है। लोगों का परसेप्शन आपके ताल्लुक से चेंज हो जाए वो दूसरी बात है। और मुल्क जब भी तरक्की करेगा जब मुल्क के अंदर जो है वो आपस में भाईचारा होगा और हर तबके को साथ लिया जाएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, तभी मुल्क का भला होगा, वरना मुल्क को नुकसान पहुंचेगा। डरने का क्या मतलब है? डरने का क्या मतलब है? मजे कि ये मुल्क का कानून है, हुकूमत कोई भी आए कोई भी जाए। आप देख लीजिए कि जिन जिन लोगों ने जो जो भी किया था, अगर सही तरीके से केसेस हैंडल हुए हैं तो कोई आदमी बच तो नहीं सकता है। उन्होंने बाकायदा ये बात कही गिरिराज किशोर ने कि जितने टेररिस्ट पकड़े जाते हैं हिंदुस्तान में वो सबके सब एक फिरके से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, वरना इस बात को कहने की जरूरत नहीं थी। तो ये उनका इस किस्म का बयान देना ये गलत बयान है, फैक्ट्स पर मबनी नहीं है। एक ये बात। दूसरा ये कि इलेक्शन हो गया है, अब इलेक्शन के दौरान में गर्मा गर्मी होती है, बयानात आते हैं, समझ में आता है, लेकिन अब इलेक्शन गुजर चुका। अगले 1-2 दिन में हुकूमत आ जाएगी और अगर एग्जिट पोल का जो भी राय सामने आ रही है उसको देखा जाए तो इस बात के कभी इम्कानात हैं कि नरेंद्र मोदी साहब हिंदुस्तान के अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। हम अब चूंकि जब तक वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब तक वो बीजेपी के उम्मीदवार थे, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं तो उसके बाद पूरी हुकूमत, पूरे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, उनको अच्छा होगा कि उनकी पार्टी और वो खुद अपना आप को सिर्फ किसी एक पार्टी का या किसी चंद अखवाम का प्राइम मिनिस्टर न समझें, बल्कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर समझें। और जितनी जल्दी वो इस बात का एहसास कर ले कि हिंदुस्तान में मुसलमान भी एक हिस्सा है और वो मुसलमानों के भी उतने ही प्राइम मिनिस्टर हैं जितने किसी और दूसरे कौम के हैं, तो उतना ही इस मुल्क के लिए भी, खुद उनके लिए भी, उनकी पार्टी के लिए भी और मुसलमानों के लिए भी अच्छा होगा। डराने की कुछ बात होती है कि भाई प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे मोदी को क्या होगा? हाँ, देखिए चूंकि साबिका रिकॉर्ड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हुई हैं जिसकी वजह से
ڈر رہا ہے، لیکن یہ کہ ہم سیکولر کنٹری کے حصہ ہیں اور ہمیں امید کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ جو اس میں ڈیموکریسی میچور ہوگی تو سیکولرزم بھی میچور ہوگا، اور اس میں اگر حکومت میں آنے کے بعد میں اس طرح کی توقع کی جانی چاہیے کہ بی جے پی کو شاید اس بات کا احساس اب کہیں زیادہ بہتر ہو کہ جب تک ساری اقوام کو اکٹھے لے کر نہیں چلا جائے گا تو ان کا سیاسی مستقبل بھی اتنا مضبوط نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ساری کی ساری اقوام ہندوستان میں اپنا آپ کو محسوس کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی یوم پیدائش کے موقع پر مئو میں نعتیہ نشست کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی انجمن قادریہ کی جانب سے منعقدہ پروگرام کے دوران شعراء نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں بہترین کلام پیش کیے۔ اس دوران کثیر تعداد میں موجود سامعین نے شعراء کو خوب داد و تحسین سے نوازا۔ بھوپال میں بھی حضرت علی کی یوم پیدائش کے موقع پر کربلا والے امام باڑے میں انجمن عباسیہ کی جانب سے محفل منقبت کا انعقاد کیا گیا۔ اس محفل منقبت میں ملک کے مشہور معروف شعراء کرام نے اپنے کلام سنا کر حضرت علی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حضرت علی محمد صاحب کے جو داماد بھی تھے اور ان کے چچا بھائی بھی تھے اور حضرت حسن علیہ حسین کے باپ تھے، آج ان کی مطلب یہ پیدائش کا دن ہے، ان کی ولادت کا دن ہے، اس لیے پوری دنیا میں آج جو ہے حضرت عید ہو ان کی خوشی کے موقع کے اوپر یہ جشن منایا جاتا ہے، جس میں یہاں کے اوپر ہندو مسلم کی کوئی قید نہیں ہوتی، ہر آدمی یہاں آ کر کے فخر محسوس کرتا ہے کہ ہندو رمضان میں اپنی طرف سے جو بھی ہو سکے ہم خراج عقیدت پیش کریں۔ اس وقت ملک کا بیشتر حصہ شدید گرمی کی زد میں ہے۔ غریب اور راہگیروں کے لیے صاف اور مفت پینے کے پانی کا حصول ایک بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ غریبوں کو صاف اور مفت پانی مہیا کرانے کے لیے حسینی مشن آف انڈیا نے عملی طور پر مہم چلانے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت ملک گیر پیمانے پر سڑکوں اور چوراہوں پر راہگیروں اور غریبوں کو مفت اور صاف پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا۔ پیغام کربلا رکھ دے کے نکل رہے ہیں، اس کے ذریعے ہم لوگ کو واٹر پلانٹ لگا کے اور جگہ جگہ دکانوں کو جہاں پانی بک رہے ہیں ہمیں ان سے کہنا ہے کہ ہمارے واٹر کولر آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی لے نہ جائے۔ اس طریقے سے جو غریب لوگ ان کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، خرید کے پانی پی رہے ہیں، اس سے وہ فری پانی پی پائیں گے، اور جو اسلام میں منادی ہے پانی بیچنے کی اس پر روک لگے گی۔ اور اسی کو لے کے پیغام کربلا ناٹ فار سیل ڈرنکنگ واٹر اس دیش کو لے کے ہم لوگ پورے بھارت میں پوری کربلا نواب گنج سے نکلیں گے۔ اس میں لکھنؤ شامل ہے، آپ کے بنارس ہے، الہ آباد ہے، بامبے ہے، اور ایک حسین ٹیکری ایک مرکز ہے جہاں پر یہ ہم لوگ کا انتم مطلب وہ ضرورت ہوگا وہاں پہ۔ انتخابات کے خاتمے پر جہاں ایک طرف ایگزٹ پول پر بحث ہو رہی ہے، وہیں دوسری جانب انتخابات کے دوران سیاسی پارٹیوں کی جانب سے بنائے گئے مدوں پر بھی تنقید شروع ہو گئی ہے۔ اس سلسلے میں مومن کانفرنس کا کہنا ہے کہ انتخابات میں ترقیاتی کاموں کے بجائے سیاسی پارٹیوں نے نریندر مودی کو حکومت میں آنے سے روکنے کو مدعا بنایا۔ نتیجے کے طور پر کسی بھی سیاسی پارٹی میں بدعنوانی، سچر کمیٹی اور رنگنات کمیشن کی رپورٹ کسی بھی سیاسی جماعت کا موضوع نہیں بن سکا۔ اس وجہ سے زیادہ نقصان صرف مسلمانوں کا ہوا ہے۔ مومن کانفرنس اس کے لیے مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو ذمہ دار مانتا ہے۔ اوپر رہنا چاہیے تھا۔ اگر مسلمانوں کے سامنے رنگناتھ مشرا کمیٹی، سچر کمیٹی کی رپورٹ کو لاگو کرنے کا ہوتا تو وہ کانگریس کو ووٹ نہیں دیتا، اور 80% جو لوگوں کا جو ہے یوگوں کا کہ جو ہے بھائی ہم کو بھراشٹاچار، مہنگائی اور بے روزگاری کے سوال پر لڑائی لڑ رہے ہیں، تو اس سوال پر لڑتا تو ہندو مسلمان سارے ایک ساتھ ہوتا، تو اس میں کوئی آپس کا کوئی جھنجھٹ بھی نہیں ہوتا، نریندر مودی کو روکنے اور نہ روکنے کا سوال بھی نہیں پیدا ہوتا۔ تو یہ جو ہے غلط جو ہے ایشو جو ہے دے دیا گیا، جس کے کارن بس جو ہے مسلمان کو الگ کر دیا کانگریس نے، اور خاص کر کے ملاؤں کے وجہ کر یہ سب پیدا ہوا اور ایشو مسلمانوں کا پیچھے رہ گیا۔ خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا ایک اور بریک کے بعد۔ خاص بات میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنگ آزادی کے مجاہد کون؟ یہ سوال بھی ہے لمحہ فکریاتی۔
इस हालिया निजाम पर तनकीद भी जिसने आजादी के लिए कुर्बानियां पेश करने वाले असल हकदारों को फरामोश कर दिया। मुरादाबाद के मारूफ सहाफी मिर्जा मुर्तजा इकबाल ने अपनी नई किताब का उन्वान भी इस सवाल को ही बनाया है। पेश लखनऊ से रिपोर्ट। मुर्तजा इकबाल ने इस अहम और मौक़र किताब में मुख्तलिफ मकादिब व मज़ाहिब और नजरियात के लोगों की तहरीरें यकजा करके तारीखी आजादी को बेहतर तौर पर समझने का मौका तो फराहम किया ही है, साथ ही सहाफती एतबार से भी इस किताब को एक दस्तावेजी हैसियत अता कर दी है। मुर्तजा इकबाल मानते हैं कि आजादी की तारीख को मुनसिफाना तौर पर तहरीर नहीं किया गया है, बल्कि एक मखसूस ज़हनियत के पेश नजर खरीदे गए कलमों से लिखवाया गया है। जंग आजादी की पूरी लड़ाई जो है वो 3 अदवार में बटी हुई है। पहला दौर जंग आजादी जो सिर्फ 1857 था। जंग आजादी के लिए आवाम का अस्करी पहलू के लिए तैयार होना, जान देने और जान लेने के लिए तैयार होना और हर तरह की कुर्बानी के लिए आमादा होना जरूरी है, जो सिर्फ 1857 में मौजूद थे। इसके बाद जब जंग आजादी को अंग्रेजों ने बज़ोर ताकत कुचल दिया, फिर जो जुबान और कलम के जरिए जो कोशिशें हुई उसे जंग आजादी नहीं बल्कि जद्दोजहद आजादी कहा जाएगा। इसके बाद जब गांधी जी की क़यादत में अदम तशद्दुद में आजादी के लिए जो कोशिशें की गईं उनको तहरीक आजादी कहा जाएगा। लिहाजा जब 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ तो वो तहरीक आजादी और जद्दोजहद आजादी के मुजाहिदीन के हाथों पे हुआ। मुफ्ती शहर मुरादाबाद की सरपरस्ती में शाया की गई इस किताब में अहमद इब्राहिम अलवी, डॉक्टर वजाहत रिजवी, डॉक्टर वजीर आगा और ईटीवी के एंकर व सहाफी आजम आजमी समेत कई ऐसे अहम कलमकारों की तहरीरें शामिल हैं जिन्होंने जंग आजादी के मुजाहिदीन के हवाले से हक़ायक़ की रोशनी में मुस्बत बहस की है। बात जब जंग आजादी के मुजाहिदीन की आती है तो ये भी कहा जाता है कि मुजाहिदीन की फहरिस्त में बेशतर मुस्लिम मुजाहिदीन आजादी के नाम फरामोश कर दिए गए हैं। हिंदुस्तान की जंग आजादी तकरीबन 200 साल हिंदुस्तानी मुसलमानों ने लड़ी और आजादी के बाद उनसे मुसलसल सबूत वफादारी मांगे जाती हैं। इस चीज ने परेशान किया, बेचैन किया। जब इस मौजू का मुताला किया तो हमारे ऊपर ये बात मुनकशिफ हुई कि जंग आजादी का असील सिपाही हिंदुस्तानी मुसलमान जिनकी हक तलफी की गई है, जिनको नजरअंदाज किया गया है। ये किताब अपने मौजू व तहरीरों के पस मंजर में बहस का सबब बनी हुई है। मुर्तजा इकबाल भी इस पस मंजर में कलमी सफर को जारी रखने और हकीकतों को मंजर-ए-आम पर लाने का अहद कर चुके हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस सिलसिले में जल्द ही एक और मौक़र व मोतबर दस्तावेज मुस्तकबिल के हाथों को सौंप दिया जाएगा। ईटीवी न्यूज लखनऊ। मुल्क में हुए आम इंतखाबात के बाद अब लोगों की नजरें 16 मई के नतायज पर हैं। न सिर्फ आम बल्कि उम्मीदवार भी नतायज जानने के लिए बेचैन हैं। आम इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए हर सियासी जमातों ने अपने दमखम का मुजाहरा किया। कई माह पहले से ही पार्टियों की जानिब से इलेक्शन में जीत हासिल करने के लिए पुरजोर कोशिशें की गईं। मगरबी बंगाल में भी तृणमूल कांग्रेस व लेफ्ट जमातों ने इलेक्शन में जीत के लिए अपनी तमाम तर ताकत झोंक दी। अब इन पार्टियों को इंतजार है नताइज का। पिछले लोकसभा इलेक्शन में जीत से महरूम रहे सीपीएम के मोहम्मद सलीम ने इस बार कोलकाता के बजाय रायगंज से उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा है, जहां 24 अप्रैल को वोट डाले गए थे। 5वें मरहले की पोलिंग के बाद मोहम्मद सलीम भी नताइज जानने के लिए बेचैन है। लोग मुंतजिर हैं, क्योंकि जो काम करते हैं लोग उसका नतीजा देखना चाहते हैं। जब बच्चे इम्तिहान देते हैं तो उसका भी नतीजा जितना जल्द हो जाए उसको लगता है कि लंबा घड़ियाल भी लंबा लगता है। इतना बड़ा मुल्क है और इतने दफा में चुनाव हो रहा है तो इंतजार तो करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारे जो रायगंज के जो लोग हैं, रोजाना जो फोन हमें मिलता है उससे पता चलता है कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि नतीजा अच्छा ही निकलेगा। वही लंबे अरसे तक सियासी मैदान में कामयाबी हासिल करने से दूर रहे सुल्तान अहमद गुज़िश्ता लोकसभा इलेक्शन में पहली बार तृणमूल के टिकट पर इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट पहुंचे थे। दूसरी मर्तबा भी इसी हल्के से तृणमूल के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुताबिक लंबे अरसे तक तगदो के बाद रिजल्ट का इंतजार काफी कठिन मरहला है। तो 16 का इंतजार है, 16 के बाद ही कुछ टेंशन रिलीफ या कुछ रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। सियासी लीडरान के साथ वोटरों में भी अपने अपने उम्मीदवारों के हवाले से तसब्जुब है। अब सबको इंतजार है 16 मई का। अब किसकी झोली में क्या आता है ये देखना अहम है। ईटीवी न्यूज कोलकाता।
पार्लिमानी इंतखाब के इख्तिताम के साथ ही नई हुकूमत की तश्कील के ताल्लुक से क़यास आराइयों का बाजार गर्म है। नई हुकूमत के तई झारखंड के उलमा और दानिश्वरों का मानना है कि हुकूमत ख्वाह किसी की भी जमात की हो, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत आइन के मुताबिक अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम करना चाहिए। मुस्लिह कौम सर सैयद अहमद खान के रिसाले तहजीब अखलाक की इशाअत का मकसद था कि हिंदुस्तानी मुसलमानों को कामिल दर्जे की तहजीब इख्तियार करने पर राग़िब किया जाए। इसी मकसद के तहत सर सैयद ने इस रिसाले को 1870 में शुरू किया। रिसाला कई मरतबा बंद हुआ और फिर शुरू हुआ। 1982 में उस वक्त के वाइस चांसलर सैयद हामिद ने इस रिसाले की अहमियत और इफादियत को समझते हुए इसको दोबारा जारी करने के अहकामात जारी किए थे। तब से लेकर अब तक ये मुसलसल शाया हो रहा है। इस रिसाले की जिम्मेदारी हाल ही में उर्दू के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर सगीर अफराहीम पर आई है। जामे उर्दू अलीगढ़ में मुमताज स्कॉलर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर वासिक को दक्तोर अदब डीलेट की एजाजी सनद देने का फैसला किया है। जामे उर्दू अलीगढ़ हिंदुस्तान का पहला फासलाती तालीम का इदारा है। माजी में भी जामे उर्दू ने मुतादिद लोगों को दक्तोर अदब से सरफराज किया है, जिनमें साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, आई.के. गुजराल के अलावा मुमताज फिल्म अदाकार दिलीप कुमार और महेश भट्ट शामिल है। खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब।